Hello everyone. First of all, I'd like to welcome you all to this session on introduction lecture on chemistry. I hope you guys are excited about the lecture. See, first of all, I would like to make certain things clear. Although most of you have not taken your 10th exams, but there is an advantage. Like if you start early, you obviously have an advantage. देखो ऐसा है बच्चों कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी क्लास 10th के तो एग्जाम खत्म ही नहीं हुए हैं, तो व्हाई शुड वी स्टार्ट विथ 11th। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। यदि तुम ऐसा सोचो कि भाई क्या है कि अपना 10th का एग्जाम डिले हो गया है और बड़ा टेंशन हो गया, 10th कभी क्लियर करेंगे वगैरह वगैरह, तुम्हें क्राइसिस लगेगा। बट यदि ऐसा भी तुम सोच सकते हो कि जो बाकी बच्चे हैं जो कि एक्चुअली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं किसी लेट्स से या फिर पढ़ नहीं रहे 11th के लिए, सो दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज। एंड इफ यू गाइस लाइक स्टार्ट अर्ली, तुम लोग जल्दी स्टार्ट करते हो, तो तुमको एक अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज जो है जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली तुम लोग रेस में पहले उतरोगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सीरियस। और मैं चाहूंगा कि आप ये पूरा वीडियो जो है वो शुरू से अंत तक देखें और बीच में स्क्रिप्ट करके ना छोड़ें, बिकॉज उससे क्या होता है आपका रिदम टूट जाएगा, और आप रिदम टूट जाएगा तो फिर फ्लो में नहीं रहेगी चीजें। आप शुरू से अंत तक कोशिश करें कि एक शॉट में पूरा लेक्चर जो है वो देखें। ठीक है बच्चों, चलो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना जो बेसिक कोर्स वर्क है वो जेई और नीट को लेकर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री क्या है। जैसे क्लास 10 तक आप लोग साइंस को एज थ्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लाइक यू यूज्ड टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी यहाँ पे क्या है, यदि आप जैसे जैसे क्लास 10 के बाद 11th में जाते हैं तो आपका अप्रोच जो है वो डाइवर्सिफाई ना होकर स्पेशलाइज हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे। जैसे अभी यहाँ सीएम आपका कोर्स वर्क है, तो हम पहले केमिस्ट्री को देखेंगे कि केमिस्ट्री के कोर्स वर्क में क्या है, कैसे चीजें क्लासिफाइड है और अपन को इसको पढ़ना कैसे। देखो बच्चों, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री यदि तुम अपने आसपास देखो तो चीजें सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो किसी ना किसी एलिमेंट्स की बनी हुई हैं। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री हमारे आसपास है। जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन प्रोसेस, वो खुद एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे बॉडी में नर्वस इम्पल्सेस जो हैं वो कम्युनिकेट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो आप सोडियम जगह पे पोटेशियम सॉल्ट खाइए। तो वहां पे भी केमिस्ट्री है। हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे नर्वस सेल्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस हमारे तरफ चारों ओर है। केमिस्ट्री एक अटेम्प्ट है, कोशिश है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रहे हैं, ये जो चीजें अरेंज हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इंटरकन्वर्जेंस हो रहे हैं, उसको एक लॉजिकल तरीका दे करके उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री एक कोशिश है लोगों की, एक साइंस की, कि अपना जो केमिकल रिएक्शन है, अपना जो ओवरऑल केमिकल साइंस है, उसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में डाला जाए। इसको आप एक प्रॉपर डेफिनेशन दें तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ना ही है, और जो उनके पीछे जो इंटर कन्वर्जन है, उसके पीछे जो साइंस है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तुम देखोगे तो केमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड बेस्ड सब्जेक्ट हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, केमिस्ट्री को अपन तीन पार्ट्स में जो है बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना। पहला पार्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाला है। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, कार्बन जो है, इट इज लेट्स से कार्बन जो है वो जल रहा है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक केमिकल रिएक्शन, कार्बन एक कंपाउंड कह दे, तुम पढ़ोगे लेट्स से मीथेन का कंबशन पढ़ोगे, तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, कि हमें पढ़नी है कि मीथेन अलग अलग कंडीशंस में कंबशन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। एक होता है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस कंडीशंस में क्या प्रोडक्ट बनता है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम ये पढ़ते हैं कि उस रिएक्शन को होने में क्या टाइम लगता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, क्या मास कार्बन का किस मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। केमिस्ट्री में पहली चीज ये होती है कि हम रिएक्शन के बारे में बात करें कि रिएक्शन में टाइम कितना लगता है, रिएक्शन में लेट से टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, और लेट से एक दो रिएक्टेंट्स यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो किस मास रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, किस यदि गैसेज हैं तो किस वॉल्यूम रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री में बहुत सारे कैलकुलेशंस हम करते हैं, मतलब बहुत सारे मेजरमेंट्स करते हैं।
वो जो मेजरमेंट्स है वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली यही है, इट इज अ स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगी, लेट्स से कितना टाइम लगेगा, क्या अमाउंट, जो अमाउंट वाली हम बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, वो सारे हम फिजिकल केमिस्ट्री में करने वाले हैं। ठीक है, और ये मोस्ट लॉजिकल पार्ट है पूरे के पूरे केमिस्ट्री का, जहाँ पर प्रॉपर लॉजिक है हर चीज की। ठीक है, ये एनालिटिकल भी है और आपको इसमें पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ऑर्गेनिक। देखो ज्यादातर चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, लाइक आवर सेल्स, प्लांट्स और एलिमेंट्स, एनिमल्स, जहां पे भी लाइफ है ना, तो लाइफ बेस्ड सिस्टम बिल्कुल कार्बन के ऊपर बेस्ड है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, या की कैटेनेशन बोलते हैं उसको, कि ये खुद के साथ जो है बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना सकता है कंपाउंड्स की। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कैटेनेशन। इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अंदर कार्बन जो है वो बड़ी बड़ी कंपाउंड्स बना देता है। यही रीजन है कि जो लाइफ फॉर्म्स है अपने प्लेनेट पे, वो उसके वजह से ही है, और हम लोग खुद कार्बन के कंपाउंड्स हैं। कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना देता है कि इसको एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में रखना पड़ता है। ठीक है, कार्बन की जो केमिस्ट्री है, जो कि काफी बड़ी है, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या फिर एनिमल बेस्ड हो, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ये लाइफ साइंसेज में, बायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्सक्लूडिंग कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, कार्बाइड जो है वो हमें इनऑर्गेनिक में जो है वो उसको पढ़ते हुए। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा डिफाइन करते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या है। आई होप आप सब ने एलिमेंट्स के नाम सुने हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आई होप यू गाइस हैव हर्ड दीज नेम्स, राइट? तो अभी अपने आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अपने आसपास, राइट? एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। मतलब तुम बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में तो अभी अराउंड 110 और न्यू एलिमेंट्स जो है वो आते ही जा रहे हैं। कार्बन के अलावा ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, वो किस कंडीशन में कैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एसिडिक, बेसिक, और ये जो सारी चीजें हैं जो कार्बन के अलावा कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, उनके रिएक्शंस, उनके कंपाउंड्स, उनका प्रिपरेशन, ये सब जो है हम इनऑर्गेनिक में। तो देखो बच्चों, बेसिकली बोले इनऑर्गेनिक हो गया कार्बन के अलावा जो साइंस है केमिस्ट्री का, वो पार्ट आ गया, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस वगैरह। यहाँ थोड़ा मेमोरी का काम है, बट हम इसको भी एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हो गया कार्बन। मतलब देखो सीधा हम बोले तो अपने पास दो चीजें हो सकती हैं, एक तो लिविंग मैटर और एक डेड मैटर। जो लिविंग मैटर है वो कार्बन बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन के बना हुआ है। और जो डेड मैटर है, जो कार्बन के अलावा होगा, जैसे कि मिट्टी होगी, जैसे कि दीवार हो गया, जैसे मेटल बॉटल हो गया, वगैरह वगैरह, ये आ जाएगा इनऑर्गेनिक में, यदि हम एकदम प्लेन सिंपल वर्ड्स में बोले तो। फिजिकल क्या करेगा, ये सबके जो रिएक्शंस के जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, जैसे टाइम बेस्ड, टेम्परेचर बेस्ड, ये सब जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक जो अपना टॉपिक का सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग जो है एक चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल जो टर्म है वो बोर्ड्स में पहले भी कवर होता है, जैसे क्लास 9th में आईसीएससी या सीबीएसई में कवर होता है। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड के यदि आप बच्चे हो, महाराष्ट्र बोर्ड में मोल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो वहां पे हम कोई बात नहीं, एकदम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्क्रैच। ऐसा हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि आप इस लेक्चर को देखने के लिए आपको कुछ भी आता हो। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है जो कि क्लास 10th अभी एग्जाम दे रहे हैं, 11th मूविंग है, और जो अर्ली स्टार्ट लेकर के एक एडवांटेज लेना चाहते हैं अपने पेयर्स के ऊपर, और एक अच्छी रैंक के साथ, मोटिवेटिंग स्पिरिट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज क्या होती है कि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डाल्टन। तो एक कहानी की तरह समझो कि कई बार क्या होता है ना, कि इंसान अपनी दुनिया में रहते हुए जानना चाहता है कि ये जो दुनिया है वो किस चीज की बनी हुई है। तो आई होप हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, बट देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट हु आर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेचर मेड अप ऑफ। तो उसमें एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डाल्टन। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। ही वांटेड टू नो कि व्हाट इज दिस मैटर, और लेट्स से व्हाट इज द वर्ल्ड, व्हाट इज द मैटर मेड अप ऑफ। उसको एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ उसके अंदर, कि वो जानना चाहता था ये मैटर जो है, वो दुनिया जो है किस चीज की बनी हुई है। ठीक है ना, उसने क्या सोचा कि
वो एक लॉजिकल अप्रोच है। जैसे तुम्हें पता कि तुम्हें एक ब्लॉक दे दिया जाए, एक पत्थर दे दिया जाए और तुम्हें ये बताने के लिए बोला जाए कि ऐसा करो, बताओ ये किस चीज का बना है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है। तो उसने सोचा कि मैं उस ब्लॉक को तोड़ना चालू करूं, तब तक तोड़ूंगा जब तक वो टूटता रहे। जब वो टूटना बंद हो जाएगा तो वही स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो पॉसिबल है। ये बात लॉजिकल लग रही है क्या? उसका ये कहना था कि जैसे कि हम मैटर को तोड़ रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक को हम तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब वो टूटना ही बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जो टूटना बंद हो जाएगा, ग्रीक में एटम का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज इंडिविजुअल, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। कोई ऐसा चीज जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, हम उसको एटम बोलते हैं। ठीक है? एटम का मतलब यही है कि समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ये डाल्टन ने नाम दे दिया। जब हम तोड़ना चालू करेंगे मैटर को, एक स्टेज आएगी जिसके बाद वो टूटेगा ही नहीं, तो अब वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको उसने क्या नाम दिया? उसको उसने नाम दिया एटम। मतलब भाई इसको अब तोड़ नहीं सकते। बात लॉजिकल लग रही है, नहीं लग रही है? ऐसा होता है कि देखो आज के साइंस में क्या हुआ है कि इसको तोड़ा जा चुका है, इट हैज बीन डिवाइडेड। बट एक बार जब नाम किसी का रख दिया जाता है तो वो चेंज नहीं होता है। तो डाल्टन ने नाम दिया था, उसका नाम था क्या? एटम। कि मैटर को जब हम तोड़ना चालू करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा उसका नाम हम दे देंगे एटम। ठीक है? तो सबसे पहले मैटर एवरीथिंग जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, आप हम कोई भी चीज, बेंचेस, कपड़े, लाइकवाइज, वो उसको मैटर बोलते हैं। मैटर को यदि हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो एक ऐसा पार्ट आएगा जिसको हम नहीं फर्दर तोड़ सकते, उसको हम बोलेंगे एटम। ऐसा डाल्टन ने नाम दिया हुआ है। ठीक है? अब देखो इसमें एक चीज होती है एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब है? जैसे तुम्हारे पास एक आयरन की ब्लॉक है, एक लोहे का रॉड है, भी मान लो। तो लोहे के रॉड में जितने भी एटम्स हैं वो सारे अलग अलग टाइप के हैं, एक ही है? एक ही है ना? तो ऐसा उसने कहा कि एक एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक तरह के एटम्स होते हैं, जिसमें कोई अलग अलग तरह का एटम जो है वो नहीं होता। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो ये काफी बेसिक चीज है, बट चूंकि ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए रिलेवेंट है, अपन ये चीजें भी कवर कर रहे हैं। आई होप योर गाइज आर एंजॉयिंग। इसमें ज्यादा बोर नहीं होना है, बिकॉज हम लोग एक बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें कवर करना होगा। जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए। बट हमें जो है वो बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, हम ये कवर करेंगे। ठीक है? उसने जो थर्ड पॉइंट दिया था, आप स्लाइड्स में शायद देख सकते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या मास चेंज होगा या फिर कोई नए एटम बनेंगे? जैसे तुमने एक रिएक्शन कुछ भी मान लो, कार्बन ऑक्सीजन साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इस प्रोसेस में कोई नया एटम बनता है क्या? प्रोसेस में कोई नया एटम तो बनता नहीं है। ऑब्वियसली पुराने एटम्स ही रीअरेंज होते हैं। जैसे मान लो एक लेट से नया बच्चा पैदा हुआ है किसी के घर में, उसके शरीर पे जो एटम्स हैं वो किसी और प्लेनेट से आए होंगे क्या? यदि ऐसा होगा तो हम उसको एलियन बोल देंगे? ऐसा तो है नहीं। उसके शरीर में जो एटम्स हैं वो इसी अर्थ के पार्टिकल से किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुए। या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, यदि नए एटम्स बनेंगे तो अर्थ का मास घटने या बढ़ने लगेगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता है। ऐसे भी किसी भी केस में सोचो तो केमिकल रिएक्शन में नया एटम कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है? थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है कि एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग नेचर के होते हैं। जैसे कार्बन का जो एटम होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी नाइट्रोजन के एटम के साथ। ठीक है ना? आई होप ये वाली बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? अपन क्या करते हैं, एक आगे बढ़ते हैं अपने। आई होप हमने जो बेसिक किया है कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट का होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बन, इनऑर्गेनिक में बाकी चीजें, और फिजिकल में कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से डील करते हैं। अपने पहली चीज पढ़ी है क्या? एटम के बारे में। ठीक है? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। देखो अब जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, अपना टॉपिक नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है। हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो एलिमेंट को हम लोग कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंसान को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, कुछ कोड दे देते हैं, हमारा भी एक रोल नंबर होगा। उसी तरह से एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। जैसे सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास कोई एक एलिमेंट है जिसको हमने लिख दिया X, तो एक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Z और A के फॉर्म में। यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पे Z है एटॉमिक नंबर, और A क्या है? A जो है इसको अपन बोलते हैं मास नंबर।
Z जो है वो है एटॉमिक नंबर और A जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर। आई होप बहुत सारे बच्चे ये बात जानते होंगे, फिर भी चूंकि हम अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो Z एटॉमिक नंबर क्या है। न्यूट्रल एटम में, इन अ न्यूट्रल एटम, देखो न्यूट्रल एटम किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो। सारे एटम नॉर्मली न्यूट्रल ही होते हैं। अपन हम बात करें न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, A इज इक्वल टू, सॉरी, क्या लिखते हैं न्यूट्रल एटम में, वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हम लिखते हैं क्या, A माइनस जेड, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। जैसे कि तुम बात कर लो सोडियम की, तो सोडियम को हम ऐसे लिख लेंगे 1123। इसका जो Z है दैट इज 11, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, A माइनस जेड, दैट इज 23 माइनस 11, आ जाएगा 12। हम ऐसे भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं X, जहां पर ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा N प्लस P, यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक चीज है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, एक एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाता है A माइनस जेड। आप इसको नोट करते रहना, आपको असाइनमेंट में मिलेगा आफ्टर द लेक्चर। नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। जैसे हमने सीखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने सीखा मास नंबर क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एटॉमिक और मास नंबर तो सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक है। देखो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इनकी बेसिक फंडामेंटल बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज, सबको पता है, इट कैरीज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हम जानते हैं न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बात सबको पता है। हम मास की बात करें, मास, मास क्या होता है कि मास ऑफ, ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ये नोट डाउन कर लेना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्जेस, और न्यूट्रॉन के तो सबको पता ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन यदि बोले तो ये होता है 1.672 into 10 की पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन यदि अपन बोले वो होता है 1.674 into 10 की पावर माइनस 27 kg। एटम में जैसे एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, तो इसको हम बोल देते हैं कि Me जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इनके कंपैरिजन में देखो तो ऑलमोस्ट बहुत कम है, ये 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 27, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। यदि तुम रेशियो लोगे तो तुम्हें अराउंड 10,000 के आसपास आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा है। 10,000 नहीं, देख लो 10 की पावर 4 के आसपास आएगा, तो ये वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। हम बोलते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ एटम जो है, मास ऑफ एटम जो है वो किसके वजह से आएगा, वो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन Mp प्लस Mn। बेसिक चीज है, बट हाँ चार्ज में दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस जो है वो बिल्कुल ही बराबर होते हैं। आई होप ये बातें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या सिग्निफिकेंस है, मास किसका देखते हैं और चार्ज किसका कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो छोटा सा कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम एटम में, मॉलिक्यूल में और आयन में, वो हमें देखना है। बड़ा आसान है, जैसे तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है, लेट से तुम्हारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में अपन लिख देते हैं 7 और 14। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑब्वियसली 7 है, और प्रोटॉन भी 7 है क्योंकि न्यूट्रल है। और न्यूट्रॉन जब हम निकालने के लिए बोला जाए तो 14 माइनस 7 यानी कि आ जाएगा 7। ये बहुत आसान है। इस तरह से तुम्हें मैग्नीशियम दे दिया जाए 1224, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्रोटॉन के बराबर 12, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितना, 12 माइनस 12 दैट इज 12। ठीक है, अपने को एक बेसिक काम करना है कि ये 1 से 20 जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक नंबर याद कर लेनी है। वैसे एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में आपको ये याद करवाया जाएगा एक प्रॉपर निमोनिक के थ्रू, बट अभी आप ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन 11, हीलियम 24,
लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 5 510। बोरॉन का 510 पॉइंट समथिंग होता है, तुम इसको 11 भी कई जगह लिखते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में जब बोरॉन देगा तो तुम्हें दे देगा वैल्यू एग्जैक्टली, पर 10 लिख 10 पॉइंट समथिंग होता है, 10 या 11 दोनों दे देंगे इसमें। ये 10.2 होता है, तुम ले सकते हो, फिर डेटा देख लेना। फिर कार्बन होता है 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, क्लोरीन 919, नियॉन 1020, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्यूमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, phosphorus 1531, sulfur 1632, क्लोरीन 1735.5। 35.5 फ्रैक्शनल कैसे आता है, विल सी। आर्गन 1840, पोटेशियम 1939 एंड कैल्शियम 2040। आई होप यू गाइस विल पॉज दिस वीडियो और तुम लोग ना एक बार इसको याद कर लोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक है, हमें उनके एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर जो है याद करने हैं। ठीक है, ये वीडियो एक बार पॉज करो, को याद करो, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज ये बेसिक चीज है यार, ये अपने को तो याद बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसके बाद देख लेते हैं, जैसे तुम्हें दे दिया जाए इस तरह से an माइनस जेड ए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो n माइनस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो बुरी चीज है, तो नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो बुरी चीज गई तो पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज लेता है तो n नेगेटिव मतलब कितने एक्स्ट्रा आ गए, n आ गए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z प्लस n। बट यहाँ पर देखो प्रोटॉन आने जाने की चीज नहीं है, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमता है। ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन यदि आया इन, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन यदि गया आउट तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। एक आया तो एक नेगेटिव और एक गया तो एक पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बुरी चीज है ऐसा समझ सकते हैं, आई तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ गई, बुराई आ गई, और गई तो अच्छाई बन गई। ठीक है, चलो ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसा मान सकते हैं जैसे किसी इंसान में कोई बुराई नहीं होती, मतलब अच्छा ही नहीं होता, ऐसा बोले मान लेते हैं, यदि बुराई नहीं है तो वही अच्छा इंसान है। लाइकवाइज यहाँ भी समझ सकते हैं कि यदि नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है, इसका मतलब नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन बुरी चीज है। लाइकवाइज यू कैन रिमेम्बर, और यदि इलेक्ट्रॉन गया तो फिर बुरी चीज गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और प्रोटॉन देखो एक्सचेंज नहीं होता, प्रोटॉन जेड का जेड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर बाहर जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आयंस के केस में चेंज नहीं होगा, और न्यूट्रॉन भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के केस। इलेक्ट्रॉन क्योंकि वही ट्रांसफर होता है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, ये बात आई होप कुछ लोग जानते होंगे, सब लोग या फिर ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो नेक्स्ट है एन पॉजिटिव, देखो ये भी काफी बेसिक चीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Z माइनस, क्योंकि ये गया, और प्रोटॉन वही रहेगा Z, और न्यूट्रॉन लेट से हम बोल सकते हैं हो जाएगा माइनस Z। तो बेसिक चीज है, जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कि फास्फोरस 3 नेगेटिव में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने बताओ, 16 पहले थे, सॉरी 15, सॉरी P3 नेगेटिव है, तो P3 नेगेटिव हो जाएगा आपके पास 1531। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 15 प्लस 3, 15 एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे 15। पॉजिटिव दिखा रहे हैं प्रोटॉन को क्योंकि चार्ज उसके ऊपर होता है, ये हो जाएगा 31 माइनस 15। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसके केस में, फॉस्फाइड आयन के केस में। ठीक है, उसी तरह से आपको बोल दिया जाए Na प्लस में निकालिए 1123, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 होते हैं, उसमें से एक गया तो बचा 10। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन आ जाएगा 11, और न्यूट्रॉन जो है वो आ जाएगा
12। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं किसमें, मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स में जैसे कि आपको बोल दिया गया H2O के लिए, आपको करना क्या है, हाइड्रोजन में एक एक है, ऑक्सीजन में 8 16 है, H2O में कितना होगा। देखो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्वियसली एक है, प्रोटॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन कितना है, -0। तो बेसिकली जब एटम मॉलिक्यूल एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेंगे तो कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आएगा नहीं, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे वही रहेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8। इस केस में क्या आएगा, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन +8, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बताओ, इलेक्ट्रॉन आ गया अपने पास 10, प्रोटॉन कितना आ गया बताओ, क्या आएगा अगेन 10, और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्टली 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो है ही नहीं। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। तो थोड़ा लंबा कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे कि ये H3PO4, तो हमें थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन तीनों के लिए लिखना पड़ेगा, और फिर H3PO4 के लिए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पूरा आ जाएगा 3 × 1, यहाँ होगा 31, और यहाँ होगा 16 × 4, 4 एटम है। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, हम एक साथ काउंट करके ऐसे लिखते जाते हैं, फिर प्रोटॉन लिख देंगे और लास्ट में हम लिख देंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ फिर से ये आ जाएगा कितना हमारा 3 + 31 + 64, ठीक है। ये कितना हो गया 34 + 64, ये हो जाएगा 98। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर एक सेकेंड है ना, यहाँ पर ये जो है ये गलत है, यहाँ 16 नहीं होगा, ये यहाँ हो जाएगा ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वाली चीज जो है ये हो जाएगी कितनी, फास्फोरस के अंदर 15 होते हैं, 15 हो जाएगी। थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, ये 15 और ये 32। तो फाइनली ये वाली वैल्यू भी जो है वो अपनी पूरा ही इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3 + 15 + 30, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 18 + 32, जो कि हो जाती है 50, ठीक है। प्रोटॉन भी हाइड्रोजन में कितना होता है, ये देख लो 1 1 है, ये 15 31 है, ये है 8 16, दैट वे जाएगा 3 × 1 + 15 प्लस कितना आएगा, ये 8 16 है, ये आ जाएगा आपका 4 होता है ना, 8 × 4, ये आ जाएगा आपका 3 + 15 + अगेन 32 = 15। न्यूट्रॉन देखो हाइड्रोजन तो कुछ है नहीं, 3 × 0 प्लस इसमें आएगा एक है तो 16, और यहाँ पे आ जाएगा 8 × 4, आ जाएगा 16 + 32 48, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और लगेगा इसमें। ले लेते हैं अपन H2SO4, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाइड्रोजन 1 1, सल्फर 16 32, ऑक्सीजन 8 16, और फाइनल H2SO4 में हम काउंट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक होगा तो 1 × 1, सल्फर में 16 एक एटम है तो 16, यहाँ पर 8 × 4 क्या आएगा, यहाँ पे दो एटम्स हैं तो 1 × 2, तो क्या आ जाएगा 18 + 32, अगेन आएगा 15। यदि प्रोटॉन की बात करें तो अगेन 1 × 2 + 16 + 8 × 4 क्या आ जाएगा, अगेन सेम वैल्यू। देखो यदि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज बराबर होता है, तो तुम डायरेक्टली देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वही प्रोटॉन भी आना चाहिए न्यूट्रल कंपाउंड के लिए। सिमिलरली न्यूट्रॉन यहाँ कुछ नहीं होता तो इसको 0, और यहाँ पे 16, यहाँ पे आ जाएगा 8 × 4, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 48। लाइकवाइज जैसे कुछ और एग्जांपल कर सकते हैं अपन, जैसे ये लिख सकते हैं हम NH3 का केस बड़ा सिंपल सा है,
नाइट्रोजन 7 14 और हाइड्रोजन 1 1। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, इसमें 7 आएगा और इसमें आ जाएगा 3 into 1, ये आ जाएगा 10। ठीक है, और प्रोटॉन भी ऑब्वियसली वही आएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये आ जाएगा 10। और न्यूट्रॉन देखो इसमें 7 और इसमें तो एक भी नहीं होता, इसमें आ जाएगा 7। आई होप ये इजी काम आप जो है वो कर पा रहे हैं। वी कैन सिंपली टेक अदर एग्जांपल्स, लाइक वी कैन टेक अ केस ऑफ H2O। देखो इसमें H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O फाइनली। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 into 1, इसको 1 1 लिख लेते हैं, इसको 8 16 लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा कितना 8, तो ये आ जाएगा अपने पास 10। प्रोटॉन ऑब्वियसली न्यूट्रल है तो अपने को सेम वैल्यू मिलना चाहिए, तो आएगा 10, और न्यूट्रॉन यहाँ पे तो कुछ नहीं होता तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आई होप इसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। कुछ आयंस के लिए कर लेते हैं, जैसे SO4 माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज है। इस तरह से करते जाते हैं। सल्फर 16 32, ये वैल्यूज वैसे एटॉमिक मास नंबर के आपको याद करने हैं। ऑक्सीजन 8 16, फिर SO4 माइनस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, यहाँ पे 16 8 into 4 और एडिशनल 2 आ जाएंगे कि नेगेटिव चार्ज है। कितना हो गया 16 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा 15। प्रोटॉन देखते हैं क्या है, इसमें 16, इसमें 8 into 4 48। देखो अब यह नेगेटिव चार्ज 2 ज्यादा है तो ये 2 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन इसमें 16, इसमें 8 into 4, तो ये आ जाएगा 48। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NH4 प्लस, नाइट्रोजन 7 14, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो 7 और 14 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा 1 1। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 4 into 1, यहाँ पे -1 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, आ जाएगा 10। और प्रोटॉन सिमिलरली जो है हम निकाल सकते हैं कितना, प्रोटॉन यहाँ 7 है और यहाँ पे 4 into 1। देखो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, ठीक है ना। और सिमिलरली हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन सीधा हाइड्रोजन से आ जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन से आएगा, बिकॉज यहाँ तो हाइड्रोजन में होता नहीं है, यहाँ पर सीधा हम न्यूट्रॉन लिख सकते हैं 7। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है बिकॉज ये माइनस Z इज 0। अपन कुछ बेसिक चीजें कवर किए हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में और आयंस के केस में। एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं अभी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका ले लें, एसीटेट आयन CH3COO माइनस। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन C16 12, हाइड्रोजन 1 1 और ऑक्सीजन 8 16। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, ठीक है। फिर हम इस तरह से ऐड करके लिखते जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 into 6 आएगा और यहाँ 3 into 1 आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 into 8 प्लस 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो ये 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 16 होगा, तो ऐसा डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 12 प्लस 3 17, ठीक है ना। देख लो कैसे, यहाँ पर 6 और इंटू 2, यहाँ पर 3 into 1, यहाँ पर into 8 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 1 32, यहाँ भी तुम देख सकते हो 15, ठीक है ना। और प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन देखो 6 into 2 प्लस 3 into 1 प्लस 2 into 8, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 16, ये आ जाएगा 31। और न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे आएगा 6 into 2, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 into 8, ठीक है, ये आ जाएगा 12 प्लस 16 28। इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। काफी बेसिक चीज है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है बिल्कुल आती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अपन जो है इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के सेशन को, तो ठीक है। देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास।
रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? सी एक्चुअली क्या है कि मास को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। जैसे मार्क्स भी आपको दो तरीके से दिए जाते हैं, आप बोर्ड एग्जाम्स में जो नंबर पाते हैं वो दैट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जैसे 10 आपका या फिर सीजीपीए के फॉर्म में आता है 96% आया या फिर लेट्स से 8.8 सीजीपीए आया, 10 सीजीपीए आया, तो एक एब्सोल्यूट फॉर्म है। दूसरा तरीका क्या होता है, आपको परसेंटाइल दे दिया जाए, रैंक दे दिया जाए। रैंक दूसरे के रिलेटिव होती है, आपकी फर्स्ट रैंक आई है मतलब सब आपसे कम स्कोर किए हैं या फिर आप सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं। 100 परसेंटाइल का मतलब है आपने सबसे बेहतर किया एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एटम का जो मास है, यदि हम बात करें एक एटम के मास की, तो वो बहुत ज्यादा कम होता है। और हम इतने छोटे, जैसे हमने देखा कि लेट्स से 10 की पावर -27 का ऑर्डर होता है, 10 की पावर -27 का किलोग्राम, तो ये ऑर्डर हमारे लिए पॉसिबल नहीं मेजर करना। तो अब जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का मास 80 किलो है, किसी का 60 किलो है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका एब्सोल्यूट मास बता सकते हैं, या फिर जो सबसे हल्का बच्चा है पूरे क्लास में उसके रेफरेंस में बताएं। मान लो सबसे हल्का बच्चा 40 किलो का है और एक बच्चा 50 किलो का है, तो रिलेटिव मास क्या होगा 50 किलो वाले बच्चे का, 50/40। ये हम बता सकते हैं कि ये बच्चा सबसे हल्के बच्चे से कितना गुना भारी है। सबसे हल्का बच्चा आपने कितने वजन का है, 40 किलो। 80 किलो वाले बच्चा का मास नंबर हम बताएंगे 2, मतलब 80/2, 80/40, यानी ये 40 किलो वाला बच्चा 80 किलो मतलब डबल है, उसका मास डबल है 80 किलो से। फिर सीधा ऐसे बोलेंगे कि इस बच्चे का मास 40 किलो वाले के हिसाब से डबल है, उसका मास नंबर क्या है, उस बच्चे का मास अपॉन जो हल्का बच्चा है उसका मास। तो देखो अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट होता है कौन सा, बताओ? सबसे हल्का एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको हम सीधा बता देते हैं कि मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। जैसे सबसे हल्का बच्चा को रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि उससे किसी का फ्रैक्शनल नहीं आएगा, फिर जैसे वो सब मतलब 1 से कम नहीं आएगा, जैसे उसका 40 किलो है, वो सबसे हल्का बच्चा है, तो 100 किलो का कोई बच्चा है तो उसका मास नंबर 2.5 आया। हम एक तरीका क्या कर सकते हैं कि सबका एब्सोल्यूट मास बताएं या फिर उस छोटे बच्चे के रेफरेंस में बताएं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये उसे एक रिलेटिव आइडिया लगेगा, जैसे क्लास 10th में जो सबसे हल्का बच्चा होगा उसका मास कुछ अलग होगा, क्लास 5 में कुछ अलग होगा। तो ये रिलेटिव नंबर के फॉर्म में करेंगे तो वो कंपैरिजन उस बैच साइज के हिसाब से अच्छे से हो सकता है। जब हम एटम्स का मास बताते हैं तो हम रिलेटिव रखते हैं, क्योंकि ये जो मास डील कर रहे हैं वो नॉर्मल मास के कंपैरिजन में, जैसे हम बाजार जाते हैं तो किलोग्राम में खरीदते हैं, बट यहाँ पर 10 की पावर -27 किलोग्राम है, तो ये ऑर्डर बहुत कम है, तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ वन एटम अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। 1/16 मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम करोगे तो वो भी हाइड्रोजन के बराबर ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 कर सकते हो, उसमें भी वही चीज आ जाएगा। 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोलते हैं, और रिलेटिव मास को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसका एक्चुअली में और क्या क्या मतलब निकल करके आ रहा है। तो देखो अपन क्या कर रहे थे, मास नंबर और एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रहे थे। तो AMU या फिर U, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, it is used to express mass of one atom, molecule और आयन। यहाँ देखो ध्यान से, एक एटम की बात कर रहे हैं, ये नए यूनिट डिफाइन करने की जरूरत क्यों हुई, बिकॉज पता ही कि एटम का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना, इसलिए हमें नए यूनिट की जरूरत पड़ी। जैसे हम 1 AMU को डिफाइन करें तो दो तरीका है, इसको या तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ एटम, मास ऑफ गिवन एटम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। बड़े सारे डेफिनेशन पढ़े, राइट। या फिर ऐसा लिखा है मास ऑफ गिवन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ C12। या फिर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि मास ऑफ गिवन एटम अपॉन 1/16 मास ऑफ O16। अब देखो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी कौन सी कहानी समझा रहा है, पहले उसको समझते हैं। देखो क्या होगा कि तो ये 1 AMU नहीं है, दिस इज मास नंबर, ठीक है, मास नंबर है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि AMU क्या है।
AMU हम ऐसे लिखते हैं कि 1/12 मास ऑफ C12, 1/12 मास ऑफ C12, ठीक है, या फिर 1/16 इंटू मास ऑफ O16। ये समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये हम ऐसा किस तरह, इसे क्यों लिख रहे हैं। देखो हाइड्रोजन का इसलिए लिया गया क्योंकि वो सबसे हल्का बच्चा था, उससे कोई हल्का था ही नहीं। बट इनकी क्या जरूरत पड़ गई, यदि तुम देखो C12 में तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या बनेगा 6/12 Mp प्लस Mn बाई एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो एटम का न्यूक्लियस का जो मास है हम वही रेफरेंस कंसिडर करते हैं। ये अपन बिल्कुल सीख चुके हैं कि जो एटम का मास है वो बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास है उसको अपन 1 AMU डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह से तुम यहाँ देखो तो ये 1/16 है, तो इसमें 8 MP अपॉन 8 प्लस 8 Mn, ये क्या आएगा बताओ। ये भी बिल्कुल यही वैल्यू आएगा MP प्लस Mn बाई। देखो AMU को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें ज्यादा अंतर होता नहीं है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का जो एवरेज मास है हम उसको एक तो AMU बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। उनका जो एवरेज मास होगा वो सबसे हल्का है, या फिर हम डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम का मास बता दें और उसको हम रेफरेंस मान लें, वो 1 AMU जो है बिल्कुल हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि MP प्लस Mn बाई 2 एज ए रेफरेंस क्यों आया और ये कैसे वैल्यूज हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको 1 AMU तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 1 AMU क्या है, सबसे हल्का बच्चा मान लो, सबसे हल्का एटम मान लो, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एवरेज मास मान लो। मास नंबर क्या है, जैसे हमने सबसे हल्का बच्चा तो उठा लिया, उसका रेफरेंस दे दिया, अब सबके मास को उसके टर्म्स में लिख लेंगे। तो सीधा है मास ऑफ गिवन नंबर अपॉन, क्या बताओ, अपॉन 1 AMU। देखो ये मास नंबर है, इट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। समझ में आ रहा है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा मास 80 किलो था, तो यदि तुम 80/50 कर दोगे, ये कोई मास नहीं हुआ, ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो एक रेशियो है ना। तुम 2 गुना भारी हो सबसे हल्के वाले बच्चे से, तो तुम्हारी मास नंबर हुई 2। ये कोई मास नहीं हुई, इट इज जस्ट अ मास नंबर, इट इज अ रिलेटिव यूनिट। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूनिट है, ये कोई एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। इट इज अ रिलेटिव यूनिट, ये कोई एब्सोल्यूट यूनिट है ही नहीं। समझ में आ रही है बात। ये कोई एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है, ये एक रिलेटिव यूनिट है। जैसे मान लो हमें मैग्नीशियम का मास नंबर निकालना है, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम के अंदर होते हैं 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ये हो जाएगा मास ऑफ मैग्नीशियम एटम। इसको हम 1 AMU से डिवाइड करेंगे MP प्लस Mn बाई 2, तो ये क्या निकल के आएगा 12 इंटू 2 MP प्लस Mn अपॉन MP प्लस Mn आ जाएगा 24। ये हो गया इसका मास नंबर। अब देखो मास ऑफ गिवन एटम क्या आ रहा है, मास ऑफ गिवन एटम जो है इट इज मास नंबर इनटू 1 AMU। तो मास नंबर तो ये भी हमें जो है, ये तो एक्चुअल में मास मिल रहा है हमें, ये AMU में होगा। फिर बेसिक यूनिट फंडामेंटल एक यूनिट में होगा, बट ये नंबर क्या है, ये नंबर बेसिकली डायमेंशनलेस है। ये जो है वो बेसिकली एक कन्वर्जन यूनिट से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसको हम सीधा बोल सकते हैं इट इज डायमेंशन लेस, इट इज या फिर यूनिट लेस, ठीक है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मास नंबर क्या होता है बच्चों, मास नंबर सिर्फ एक रेशियो होता है, ठीक है। यदि आप इस चीज को समझे हो तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और बिना एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करके नहीं देखना कि होता है नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन है, इफ 1 AMU रिटन एज 1/24 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 का 1/24 टाइम डिफाइन कर दिए, देन कैलकुलेट मास ऑफ मैग्नीशियम ऑन द न्यू स्केल। कैलकुलेट मास ऑफ मैग्नीशियम ऑन द न्यू स्केल। अब जरा समझने की कोशिश करो, तुमने वैसे 80 किलो तुम्हारा मास है, तुमने बच्चा उठाया सबसे हल्का 40 किलो, तो तुम 80 किलो हो तो तुम 40 किलो वाले से डबल मास वाले हो, तुम्हारा मास नंबर 2 आया। तुम यदि बच्चा जो रेफरेंस वाला है वो चेंज करोगे तो तुम्हारा मास नंबर चेंज नहीं होगा। 60 किलो वाले से भी क्या डबल हो, तुम्हारा उसके रेफरेंस में मास तो 80/60 आएगा ना। जब तुमने रेफरेंस चेंज कर दिया, तुम्हारा मास नंबर भी चेंज होगा या नहीं होगा, जरा सोचो। बिल्कुल होगा ना। तुमने जब रेफरेंस चेंज कर दिया है तो तुम्हारा मास नंबर भी चेंज हो जाएगा।
मतलब यदि तुम 80 किलो वाले हो तो तुम 40 किलो के डबल मास वाले हो, तुम 60 किलो के भी डबल थोड़ी हो गए, तो कुछ अलग वैल्यू आएगा ना। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा जब जिसका यूनिट लेंगे। तो यहाँ पे मास नंबर जैसे अपन सीखे हैं, मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ गिवन एटम अपॉन एमयू, अपन सीधा क्या लिख सकते हैं 1 एमयू। मास ऑफ गिवन एटम क्या है बताओ, कार्बन में होता है लेट्स से इसमें 6 mp प्लस, अच्छा मैग्नीशियम की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है सॉरी, मैग्नीशियम की यदि हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम होता है ये 24। तो मैग्नीशियम में क्या होता है 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। अब देखो 1 एमयू क्या है अपना 1/24 टाइम्स mp, 6 mp कार्बन में और 6 mn, ठीक है। ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा 12 mp प्लस mn अपॉन 6/24 mp प्लस mn, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू अपने को क्या मिल रही है बताओ, ये वैल्यू अपने को मिल रही है 12 इंटू 4, आ जाएगा 48। जरा सोचो पहले 1/12 होता था, 1/24 है। तुम यदि 40 किलो वाले बच्चे से, मान तुम्हारा 80 किलो वजन, तुम 40 किलो के डबल मास वाले हो, तो 20 किलो के भी डबल होगा क्या, 20 किलो तो 4 गुना हो जाओगे ना। अब मास हमने रेफरेंस आधा कर दिया, हमारा एक्चुअल मास नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। तो इसको एक आध क्वेश्चन और करेंगे। जैसे मान लो यदि हम ऐसा डिफाइन करें 1 mu 1/6 टाइम्स क्या है मास ऑफ कार्बन 12। इस केस में पूछा जा रहा है देन कैलकुलेट मास नंबर ऑफ सल्फर एटम। अब सल्फर एटम का मास नंबर हमें निकालना है। देखो सल्फर 1632 होता है। हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे रिलेटिव मास नंबर, रिलेटिव मास नंबर कैसे निकालेंगे, देखो आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सल्फर में क्या होता है 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। सल्फर में क्या होता है 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। तो देखो क्या है 1 एमयू की जब हम बात करें यहाँ पे, वो आ जाएगा क्या 1/6 6 mp प्लस 6 mn। तो देखो क्या आता है ये वैल्यू 16 इंटू mp प्लस mn, तो ये आ जाएगा क्या 6/6 mp प्लस mn, तो 1 आएगा और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 16, 32 था अब 16 है। मतलब क्या हुआ, इस बार मास हमने डबल कर दिया, रेफरेंस मास ज्यादा कर दिया, डबल कर दिया, तो मास यूनिट कम हो जाएगा ना। जैसे मान लो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम कितना ग्राम हुआ 1000 ग्राम, बिकॉज ग्राम छोटा यूनिट है ना। जब छोटे यूनिट में जाएंगे तो नंबर बड़े हो जाएंगे, बड़े यूनिट में आएंगे तो नंबर छोटे आने लगेंगे, राइट, बिकॉज उसका रिलेटिव होता है, मास कांस्टेंट है। तुमसे पूछा जाए कि तुम 1 किलो लेट से आटा लाए हो तो कितना ग्राम लाए हो, 1000 ग्राम लाए हो, तो जब छोटे यूनिट्स में एक्सप्रेस करोगे तो नंबर बड़े आएंगे। और लेट से पूछा जाए कि बड़े यूनिट्स में क्या आएगा, तो छोटे नंबर आएंगे ना, बस टोटल मास कांस्टेंट है। तो हम छोटे यूनिट्स में आते हैं तो बड़े नंबर आएंगे और बड़े यूनिट्स में आते हैं तो छोटे आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मास तो कांस्टेंट है, मास नंबर जो है जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था इंटू 1 एमयू, ये आता है अपना क्या मास, ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि मास कांस्टेंट, आई होप ये समझ पा रहे हो तुम लोग। मास जो है वो तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है अपने पास, समझ में आ रही बात। मास नंबर और इंटू एमयू मास है, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे पिछले बार मास नंबर 32 था, 1 एमयू क्या था 1/12 टाइम्स कार्बन 12 का मास, और इस बार हमें मास नंबर मान लेते हैं x, तो इस बार क्या है 1/6 इंटू कार्बन 12, कार्बन 12 भी कांस्टेंट है। ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आएगा 32, और x लिख सकते हैं 32 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 16। तो ये मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ये में तुम डायरेक्टली रेशियो निकाल लो, या फिर ये यूज कर लो, ठीक है। मास तो कांस्टेंट है तो मास इंटू नंबर इंटू 1 एमयू इज आल्सो कांस्टेंट। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि हम 1 एमयू को ऐसे डिफाइन करें 1 एमयू 1/3 टाइम्स कार्बन 12 का मास है, तो इसमें हमें करना क्या है, मैग्नीशियम का मास नंबर निकालना है, मास नंबर ऑफ Mg, मास नंबर निकालना है मैग्नीशियम का। तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी सीधा है कि हम कैसे निकालेंगे रिलेटिव मास नंबर।
सीधा सा है, ये आ जाएगा अपना मास क्या होता है मैग्नीशियम का, बताओ। मैग्नीशियम होता है 1224, तो 12 mp प्लस 12 mn डिवाइडेड बाई 1/3 टाइम्स 6 mp प्लस 6 mn, 12 into mp plus mn अपॉन 6/3 mp plus mn। कैंसिल, ये आ जाएगा 12 अपॉन 2, ये आएगा क्या, ये आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डाल सकते हैं। देखो हम एक्चुअली रेफरेंस चेंज होते नहीं है, ये जस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम ताकि हम चीजों को अच्छी तरह से समझ सके। जैसे पिछले बार आप लोग जैसे 10th तक पढ़ रहे हो, बड़ी बेसिक चीजें हैं, वहां पे सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आती है, बट यहाँ पर चीजें घुमा करके आपसे पूछी जा सकती है कि हम जैसे ऐसे डिफाइन करें तो क्या होगा, ऐसे डिफाइन करें तो क्या होगा। तो वन एम हमें बस इतना समझना है कि एक रिलेटिव यूनिट है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखो सीधा सा काम करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। अब जैसे अपने पास है क्या, अपने पास है SO3, SO3 का कैसे निकालेंगे, सल्फर होता है 1632 और ऑक्सीजन क्या होता है 816। ठीक है, तो अब SO3 का मास क्या होगा, मास ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा लिख लेते हैं, सल्फर 1632, ऑक्सीजन 816, 32 प्लस, ठीक है ना, 16 इंटू 3, ये आ जाएगा 32 प्लस 48 80। इस तरह से अपने को निकालते जाएंगे। उसी तरह से तुमसे पूछा जाए H2SO4 तो कैसे निकालोगे, तो ट्राई करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये क्या आएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, क्या आएगा 98। इसका यूनिट AMU। उसी तरह से H3PO4 के केस में क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4, ये क्या आएगा 3 प्लस 31 प्लस 64, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 34 प्लस 64 98 AMU। ठीक है, अब एसिटिक एसिड की हम बात करें, ये क्या आ जाएगा, देखो 12 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना 15 20, और ये क्या आ जाएगा 12 27 प्लस 32, ये आ जाएगा 27 प्लस 33, तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 AMU। उसी तरह से अपने को कुछ और भी एग्जांपल दिया जा सकता है, CaCO3 निकालो। तो वैसे इसका मॉलिक्यूल नहीं होता है, बट फिर भी देखते हैं निकाल करके। मॉलिक्यूलर मास का मतलब वही है, मॉलिक्यूल का मास और कुछ नहीं। एक मॉलिक्यूल का मास हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, ये आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 40 प्लस 12 प्लस 48, ये आ जाएगा 100। ठीक है ना, इस तरह से जो है वो अपन चीजें को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6, इसका कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 6 इंटू एटम है ना, कार्बन के 12, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है 1, तो 12 इंटू 1 और 6 इंटू 16, तो ये कितना आएगा बताओ, आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, ये आ जाएगा कितना 84 प्लस 96, 180। सिमिलरली NH2CO NH2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 14 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ये आ जाएगा 28 प्लस 16, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों मिला के 28 कर लिया, ठीक है, यहाँ 14 कर लिया और यहाँ पे कर लिया 16 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 18, 18 और प्लस 28 46, ये आ जाएगा 60। ठीक है ना, 28 प्लस 16 हो जाएगा 44, 40 46 60 MU। इस तरह से अपन जो है वो निकाल सकते हैं। बेसिक काम है, आपको बस कैलकुलेट करके ऐड करते जाना है चीजों को, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह SO2 बोल दिया जाए तो 32 प्लस 16 इंटू 2 64 AMU। देखो ये बच्चों हमने कुछ बेसिक चीजें करी हैं। आज के सेशन में हमने क्या क्या डिफाइन किया है, आज के सेशन में हमने डिफाइन किया केमिस्ट्री होता क्या है, एटम होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है,
एएमयू क्या होता है, व्हाट इज एएमयू। हमने एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखा। आज का आपका बेसिक काम ये है कि आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक और मास नंबर बिल्कुल अच्छे से करने हैं याद, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल करना है। और आपको उसके आगे की पार्ट जो है, यदि तुम चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे कल लेक्चर में जो है हम लोग जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, कि मोल होता क्या है और मोल की डेफिनेशन क्या है, मोल कैसे पढ़ते हैं, मोल कैसे यूज करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने जो पार्ट किया आप उसको एक बार देखिए, ठीक है। आपको ग्रुप में कुछ होमवर्क भी दे दिया जाएगा। आज का सेशन जो है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आप लोग आई होप विश करते हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखते रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, गुड बाय।